इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से मना किया जाए वही करता है, और मुझे भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि मैं खुद हैरान रह जाऊंगी। मुझे इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था। वो मेरे सामने बैठी थी और अब उसने मेरे सामने एक सवाल रखा था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे जवाब देना था कि ये मेरी जिंदगी का सवाल बन गया था। और वहां कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी, यानी कि मैंने साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की थी और मैं ऐसे लोगों का इलाज करने वाली थी जो लोग जुर्म करते हैं। मुझे एक किताब लिखनी थी जो इसी विषय पर थी कि वो औरत जो एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, वो एक मुजरिम कैसे बन जाती है। इसलिए अलग अलग जेलों में जाकर तरह तरह की औरतों के इंटरव्यू लेने थे। मुझे इस काम से मना किया गया था, पर मैं कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। मैं अभी तक 3 औरतों से मिल चुकी थी और सच कहूं तो मेरी साइकोलॉजिस्ट तबाह होकर रह गई थी, क्योंकि उन तीनों औरतों ने अजीबोगरीब किस्म के जुर्म किए थे और मैं हैरान थी कि वो इस स्थान तक कैसे पहुंच गई। एक औरत तो ऐसी थी जिसे अपने किए पर बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने मुझे अपनी कहानी हंसकर सुनाई और कहा कि जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया है और अगर बाहर निकल गई तो दोबारा से यही सब करूंगी। एक औरत ने कहा कि उस पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मुझे उसके मुजरिम होने के सबूत मिले थे और वो मेरे सामने इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और तीसरी औरत ने भी जुर्म किया था, लेकिन मजबूरी में। पर जुर्म तो जुर्म होता है जिसकी सजा जरूर मिलती है। और फिर मेरी मुलाकात एक ऐसी कैदी से हुई जिससे मुझे मिलने से सब लोग रोक रहे थे। जब भी मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाती थी और मैं कहती थी कि इस काम से आई हूं, तो मेरे सामने 10 फाइल रख देते थे जिसमें उन मुजरिम औरतों के बारे में लिखा होता था। और मुझे यकीन है कि वो सबसे कम खतरनाक औरतों की फाइल ही मेरे सामने रखते थे, क्योंकि मेरी तरह के यहाँ और भी लोग आते रहते थे और हम उनके सामने तो छोटे बच्चे ही थे। आखिर हमारी उम्र ही क्या थी। अभी अभी हमने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और जो हम कर रहे थे ये भी तो हमारी पढ़ाई का ही हिस्सा था। जब मैं उस पुलिस स्टेशन में गई तो मेरे सामने 10 की जगह 11 फाइल्स रखी गई थी। शायद वो भी मेरे सामने 10 फाइल ही रखना चाहते थे, लेकिन गलती से एक फाइल ज्यादा आ गई थी। और अजीब बात थी कि जो फाइल ज्यादा आ गई थी वही फाइल मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उस औरत का नाम बबीता था और मैं उससे मिलना चाहती थी। जब मैंने सुपरिटेंडेंट से कहा कि मुझे इस मुजरिम से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि इसकी फाइल यहाँ पर कहाँ से आ गई, आपको उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे उसी से मिलना है और मेरे पास कमिश्नर साहब का लिखा हुआ लेटर भी है कि मैं जिस भी मुजरिम से कहूंगी आप मुझे मिलने देंगे, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैंने ये बात बहुत जल्दी कर दी थी, क्योंकि उनका रवैया ऐसा ही था कि वो इनकार करने वाली है और ऐसे लोगों के साथ इसी तरह से पेश आना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में रहकर लोग बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और सीधी बात सीधे तरीके से बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर जा रही हो, अगर कुछ हो गया तो हमें ना कहना कि ये मुजरिम न सिर्फ खतरनाक मुजरिम है बल्कि ये दिमागी मरीज भी है। मैंने कहा कि मैं भी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि दिमाग की डॉक्टर भी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने उनको बाकायदा लिख कर दे दिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। और लिखते हुए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसी भी क्या बात है, लेकिन अब तो मैंने पंगा ले लिया था, तो अब मुझे आगे ही जाना था। अब तो बात मेरी इज्जत और बहादुरी पर आ गई थी। उन्होंने मुझे उसकी सेल में भेज दिया और कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, इससे ज्यादा नहीं है। वैसे तो इतना वक्त नहीं दिया जाता, लेकिन ये इस तरह का काम था इसलिए इतना वक्त देने की इजाजत थी। मैं अंदर चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। जेल की कोठरी तो मैं पहले भी देख चुकी थी, उसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब उस औरत को देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी उम्र 30 साल होगी। वह हद से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को बीमारी का ग्रहण लग चुका था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार रही है। अभी भी इतनी खूबसूरत लग रही थी तो फिर तब कैसी लगती होगी जब उस पर जवानी आई होगी। मैं एक औरत होकर भी उसे देखती ही रह गई। उसकी फाइल में उसके बारे में जो लिखा था उसी ने मुझे उसकी तरफ खींचा था। उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने बारे में परिचय करवाया और ये भी कहा कि उसकी कहानी जानना चाहती हूँ। उसने कहा कि मेरी कहानी जानने के लिए तो आज तक यहाँ कोई नहीं आया। मैंने कहा कि वो मुझे भी यहाँ नहीं आने दे रहे थे और कहते थे कि बहुत सावधानी बरतनी होगी। मुझे देखने में ये औरत बिल्कुल ही सीधी सादी लग रही थी।
मुझे ऐसा नहीं लग रहा था ये कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मुझे या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगले ही पल वो बहुत तेजी से मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मेरी आंखों में देख रही थी और मेरी तो जैसे आत्मा ही कांप गई थी। मुझे लगा कि अब ये मुझे उठाकर जमीन पर दे मारेगी या फिर मुझे इतनी जोर से धक्के देगी कि मेरा सर फट जाएगा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि सच में कहानी सुनना चाहती हो? मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि क्या मेरी कहानी बर्दाश्त कर पाओगी? मैंने कहा कि हाँ। मुझे अभी भी डर लग रहा था और बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसने अचानक से मुझे छोड़ दिया तो मेरी जान में जान आ गई। वो मुझसे दूर हो गई। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और वो खुद भी अपने बिस्तर पर बैठ गई। जाहिर है यहाँ पर बैठने के लिए और कोई जगह तो थी नहीं। मैं भी उसके बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गई और मैंने कहा कि मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें कहानी को रिकॉर्ड कर लिया करती थी, क्योंकि पूरी कहानी तो याद नहीं रहती थी। ये रिकॉर्डिंग मैं अपने फोन में भी कर सकती थी, लेकिन इस काम के लिए मैंने टेप रिकॉर्डर ही रखा हुआ था ताकि डेटा इधर से उधर ना हो जाए। कभी कभी पुराने तरीके ही सही रहते हैं। उसकी फाइल में उसके जुर्म का लिखा था और ये भी लिखा था कि वो 12 बच्चों की माँ है। एक औरत जिसके 12 बच्चे हैं, वो इस तरह का जुर्म क्यों करेगी? अगर किसी औरत के 2 बच्चे भी हों तो ऐसा कुछ करने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। उसने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया तो मेरे से भी पूछने लगी कि तुम ये सब काम क्यों करती हो? मैंने कहा कि शौक है मुझे। उसने कहा कि हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए इस तरफ आई हो। तो मैंने कहा आप यही समझ ले। कहने लगी कि बड़ी होनहार हो, तुम्हारे माँ बाप तुम पर जरूर गर्व करते होंगे। औलाद के लिए ही तो इंसान जीता है। मैंने कहा कि आप भी तो अपनी औलाद के लिए जी सकती थी, फिर आपने अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर ही ये सब कुछ क्यों कर डाला? इस बात पर उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि तुमने कहीं वो फाइल तो नहीं पढ़ी जिसमें मेरा परिचय लिखा गया है? मैंने कहा कि वही पढ़ी है। इस बात पर वो हंसने लगी। उसकी मुस्कुराहट में भी बहुत ज्यादा दर्द था। उसने कहा कि फिर तो तुम्हें अपनी कहानी सुनानी ही पड़ेगी। उसकी फाइल में यह लिखा था कि उसने अपने ही पति को बहुत ज्यादा बेदर्दी से मार डाला था और इतनी बेदर्दी से मारा था कि सारे मोहल्ले वालों के लिए मंजर देखना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। जबकि सबका कहना था कि उसका पति उसे सर आंखों पर बैठा कर रखता था। वो एक अमीर आदमी था और हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। मोहल्ले वालों के बयान में भी ये लिखा था कि ये लोग हमेशा बाहर आते जाते थे, हजारों लाखों रुपयों की शॉपिंग करते थे। इनका बड़ा सा घर था, वो इसके नाज नखरे उठाता था। इनके घर में हमेशा ही त्योहारों जैसा दिन रहता था। बस एक ही मसला था कि वो आदमी उम्र में थोड़ा बड़ा था और ये एक जवान लड़की थी, लेकिन ये उसके साथ हमेशा खुश नजर आती थी। फिर भी इसने उसके साथ इतना बुरा किया है। इसके अलावा ये भी लिखा था कि वो एक अच्छा आदमी था और आज तक उसने कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं किया था। सारे मोहल्ले वाले उसकी ईमानदारी और चरित्र की गवाही देने को तैयार थे। इसलिए उस औरत को फौरन ही उम्र कैद की सजा दी गई और जेल में भेज दिया गया। और अजीब बात तो ये थी कि ये सब कुछ करने के बाद उसने अपने हक में कोई बात भी नहीं की, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और तो और उसने कोई वजह भी नहीं बताई थी। इसलिए उसको सजा बहुत जल्दी हो गई थी। और आज उसने ये भी कहा कि मैं अपनी कहानी सबसे पहले तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तुम इसका क्या करोगी ये तुम्हें ही पता, लेकिन मैं एक दफा तो ये बताना चाहूंगी कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया। जेल जब मैं आई तो मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और अभी मैं 33 साल की हूँ। मैं हैरान थी कि 18 साल की उम्र में उसने इतना ज्यादा बड़ा जुर्म किया और वो भी इतने अजीब तरीके से। उसने कहा कि हाँ, मैंने यही किया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो मेरा रिश्ता लेकर नहीं गया था, बल्कि उसने मुझे अगवा किया था, धोखा दिया था। मेरा बाप उसके घर में ड्राइवर था और मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गरीब थे। उसने मेरी पढ़ाई का खर्च किया और मुझे पढ़ाई करवाई। मैं तो उसे हमेशा इसी तरह देखती थी जैसे मैं अपने बाप को देखा करती थी, क्योंकि वो मेरे बाप की उम्र का था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी नजर मुझ पर थी। जब उसने मेरे बाप से मेरे रिश्ते की बात की तो मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की बहुत छोटी है और मेरी एक ही बेटी है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ। उसने कहा, तू तो इसे पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं रखता था। मैंने इसकी पढ़ाई करवाई और अब तू उसे मेरे ही हवाले नहीं करना चाहता तो ठीक है, लेकिन जो तू कर रहा है वो गलत है। हमको लगा कि उसने ये बात खत्म कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं कॉलेज गई हुई थी। जब वापस आई तो पता चला कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है
और जाते जाते वो ये कह गए हैं कि मैं इस अशोक नाम के आदमी से शादी कर लूं। मैं हैरान थी कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मुझे अशोक के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। जब मैं उसके साथ रिश्ते में आ गई तो मुझे पता चला कि वो ना सिर्फ जिद्दी, उसूल परस्त, गुस्से वाला इंसान है, बल्कि वो इंसान ही नहीं, एक जानवर था। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। वो दुनिया वालों के सामने मुझे खुश रहने पर मजबूर करता था कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद इस घर में मेरे साथ क्या होता था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। इसलिए एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, क्योंकि मुझसे पहले भी उसकी जिंदगी में मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां आ चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बबीता ने कहा कि वो उस आदमी के साथ सिर्फ 1 ही साल रही है। मैंने कहा कि फिर आपने इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर लिए, क्योंकि इस फाइल में तो यही लिखा है कि इसने 12 बच्चे पैदा किए हैं। इस बात पर वो हंसने लगी और उसने कहा कि उस इंसान के साथ तो मैं एक भी बच्चा ना पैदा करती, इसलिए नहीं कि माँ नहीं बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं किसी बच्चे को इस जैसा बाप नहीं देना चाहती थी। मैं इस बात पर हैरान थी, क्योंकि अगर वो उस आदमी के साथ 1 साल रही थी तो फिर वो 12 बच्चे किसके थे? क्या उसने किसी और के साथ 12 बच्चे पैदा किए थे? और उसका कहना था कि वो 1 साल ही रही थी, तो 1 साल में ये मुमकिन नहीं था। वैसे तो दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जो एक साथ 18 बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर खामोश हो गई और कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने कहा कि इस फाइल में कोई झूठ क्यों लिखेगा और तुम्हारे खिलाफ झूठ क्यों लिखेगा? उसने कहा कि वहां पर झूठ लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस वालों की उसके साथ भला क्या दुश्मनी हो सकती थी? इस जेल में तो काफी सारी कैदी थी, तो क्या पुलिस की सिर्फ उसी के साथ दुश्मनी थी? जब कोई इंसान किसी मुजरिम से बात करता है तो वो यही सोचता है कि शायद ये बेकसूर है, और जो जेल में बैठा है उसको देखकर आपके अंदर हमदर्दी पैदा हो जाती है। उस औरत ने जो कहानी मुझे सुनाई उसके मुताबिक तो यही बेकसूर थी, लेकिन फिर भी मुझे हर तरह से सोचना चाहिए था। पर पुलिस उसके खिलाफ जानबूझकर ऐसी बात क्यों लिखेगी, जबकि उसका कहना था कि वो एक गरीब माँ बाप की बेटी थी और पुलिस की उसके माँ बाप से भी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थे, और जिसको इसने जान से मार डाला वो भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चला गया था। ना ही उसका कोई रिश्तेदार था जिसने इसके खिलाफ कुछ करवाया होगा। इसको सजा इसलिए हुई थी क्योंकि इसने अपना जुर्म खुद कबूल किया था। अगर ये चाहती तो ये भाग भी सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। इस सवाल का जवाब उसने ये दिया कि मैंने किसी को जान से मारा था, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं तो मैं खुद ही पागल हो जाती। इसलिए जो ठीक था मैंने वही किया। मैंने कहा कि फिर वो 12 बच्चे किसके थे? तो इस सवाल के जवाब में उसने जवाब दिया, जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि फाइल में झूठ लिखा है कि वो 12 बच्चे मेरे पति से पैदा हुए थे, लेकिन वो 12 बच्चे मेरे ही थे। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो कह रही है कि अपने पति से बच्चे पैदा नहीं किए और किसी के साथ कोई गलत संबंध भी नहीं रखा, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वो बच्चे मेरे ही थे। आखिर इसकी कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है? लेकिन इसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं वाकई हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं जब जेल में आई तो यहाँ एक सुपरिटेंडेंट थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम सुरेखा था और जेल की सारी औरतें उससे बहुत ज्यादा डरती थी। जब उसने मुझे देखा तो मैंने उसे बता दिया कि मैं उसके काबू में आने वाली नहीं हूँ। मैं बेशक यहाँ पर मुजरिम हूँ, लेकिन उसकी गुलामी नहीं करने वाली। उसने कहा कि अपने ही पति को जान से मार देने वाली औरत के मैं बड़ी खिलाफ हूँ, क्योंकि पति का बड़ा ओहदा होता है, और तूने इतनी घटिया हरकत की और तू यहाँ ही है। तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, ऐसे काम मुझे दे देती थी जो 3-4 औरतें एक साथ मिलकर करती थी, लेकिन वो मुझे अकेली के हवाले कर देती थी और कहती थी कि वक्त पर काम खत्म होने चाहिए, जबकि ये सब मुश्किल था। फिर भी मैं वक्त पर काम खत्म कर देती थी। जब उसे मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं मिलती तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता था। वो कभी मेरा नाम नहीं लेती थी, मुझे कहती थी, ए हुस्न परी इधर आ। मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर कोई गुरूर नहीं था। इस खूबसूरती ने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। एक रात को वो अचानक से मेरी कोठरी में आ गई। मेरे साथ एक औरत भी थी जो उसके आने पर बिल्कुल भी नहीं चौंकी और चुप करके सोती रही, जबकि वो हमारी आवाज सुन रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वो कुछ नहीं बोली, पर थोड़ी देर के बाद मुझे एक ऑफिस जैसी जगह में ले आई, जहां पर पहले से एक आदमी बैठा था।
उसने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुआ। ये समझ नहीं आ रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं वहां से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुझे इसी के साथ जाना होगा। मैं नहीं समझी कि मुझे उस आदमी के साथ कहाँ जाना होगा। जेल के मुजरिमों को भला जेल से निकलने के लिए कौन छोड़ता है, पर वो मुझे छोड़कर चली गई और वो आदमी मुझे अपने साथ ले गया। पर मैं ये जानकर हैरान थी कि वो मुझे जेल से ज्यादा दूर लेकर नहीं गया था। सुबह मुझे वापस छोड़ गया था, लेकिन मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। ये औरत इसी जाल में रहकर औरतों की सप्लाई करने का काम करती थी और मुझसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका था और अब मेरे साथ होने लगा था। इसलिए वो मुझे कब से अपने काबू में करना चाहती थी ताकि मेरे से ये काम आसानी से करवा सके और मेरी मर्जी से करवा सके। मैं इस बात पर भी हैरान थी कि कुछ औरतें ये काम अपनी मर्जी से भी करती थी और उनको पैसे भी मिलते थे। उनका कहना था कि हमारी सजा खत्म हो जाएगी तो जब बाहर जाएंगी तो हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे, नहीं तो फिर से बाहर जाकर भी यही काम करने पड़ेंगे। वो मुझे भी पैसे देना चाहती थी और मेरे सराहने पैसे रख कर चली जाती थी। मेरे साथ यही सब कुछ होने लगा और इसी तरह मेरे बच्चे पैदा होने लगे। इस फाइल के अंदर झूठ लिखा है। वो बच्चे मेरे हैं और मैंने इसी जेल में रहकर पैदा किए हैं, पहले से पैदा नहीं किए थे। वो सब इसलिए लिखा गया है कि कोई मुझ पर रहम न करे। मैं सुनकर हैरान रह गई थी कि इस जेल के अंदर ये सब कुछ भी होता था। मैंने कहा कि क्या हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते? क्या तुमने कुछ करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ क्या करती। सारी जेल के लोग उससे डरते थे और वो यहाँ पर ही रहती थी और फिर मैं तो पहले ही जेल में थी, मैं क्या कर सकती थी? ये सब कुछ होता रहा है। मैंने कहा कि वो औरत कहाँ है? क्या उसने नौकरी छोड़ दी है? क्योंकि जिस सुपरिटेंडेंट ने मुझे अंदर भेजा था उसका नाम सुरेखा नहीं था और वो इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। उसका व्यवहार तो बहुत बेहतर था। उसने कहा कि वो सुरेखा इस दुनिया में नहीं है। एक दिन इसी जेल की एक औरत ने तंग आकर उसकी जान ले ली, जिसको पहले से ही फांसी की सजा हो चुकी थी, इसलिए कोई और उसका क्या बिगाड़ सकता था। वो हम सब की जान बचाकर चली गई और ये सब कुछ खत्म हो गया। मैंने वाकई 12 बच्चे पैदा किए हैं। उसने सर झुका लिया। मैं उसे देखकर हैरान थी। मैं उसके कांधे पर हाथ रखना चाहती थी, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं क्या तसल्ली दे सकती थी उसको? ऐसी जिंदगी के बाद कोई आपको किस तरह तसल्ली दे सकता है? किन शब्दों में तसल्ली दे सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो जेल में बैठी थी, मैं उसे कैसे ये कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन एक सवाल ऐसा था जो मेरे दिल में था और शायद वो भी उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहा कि मुझे पता है तुम क्या जानना चाहती हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो 12 बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो बच्चे वहां पर नहीं थे और इस बात को भी काफी समय हो गया था। मैं उससे ये बात पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब इसी तरह का मिलेगा जो शायद बर्दाश्त से बाहर होगा। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बच्चे नजर तो नहीं आ रहे हैं ना? इसका मतलब यही है कि बच्चे यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है? उसने कहा कि सुरेखा मेरे बच्चों को भी बेच दिया करती थी, ऐसे लोगों को जिनके पास बच्चे नहीं होते थे। उसने मेरे 12 के 12 बच्चे बेच दिए। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बेटी के बारे में पता है, क्योंकि जिस औरत को उसने दी थी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैं उसकी शक्ल तो पहचानती हूँ, लेकिन वो कहाँ रहती है, कौन है, उसका नाम क्या है, ये मुझे नहीं पता। उसके साथ कितना जुल्म किया गया था, वो रो रो कर चिल्लाने लगी थी। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्रिया बोलकर वहां से चली गई। उसे तसल्ली भी देती तो क्या देती। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तो उसने कहा कि फिक्र करने के लिए मेरे पास है ही क्या। मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि अब ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं वहां से निकली तो मेरा दिल भारी था। मेरी किताब पूरी हो गई और मेरा जो भी काम था वो हो चुका था। मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन आज भी मेरे दिल में बबीता की याद आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मदद करने के लिए क्या करूं। मैं इधर उधर से पता करती रही कि किसी तरह बबीता को निकाला जा सकता है या नहीं। उसके खानदान वाला कोई नहीं था और अब उसके पति का भी कोई खानदान वाला नहीं था जिससे माफीनामा लिखवाया जा सकता। फिर मुझे एक आदमी मिला, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य की खातिर कैदियों को जेल से निकलवाते हैं। ऐसे कैदी जिनका कोई भी नहीं होता, उनको वो पुण्य कमाने के लिए जेल से निकलवा लिया करते हैं। मैं भी किसी ऐसे ही आदमी को ढूंढ रही थी
और मुझे एक व्यक्ति भी मिल गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस लड़की ने अपने पति की जान ले ली है, इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। मेरी मेहनत भी बेकार हो गई और अच्छी नीयत का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सच कहूं तो बबीता के मामले पर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे लगता था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरे दिल से उसके लिए कुछ करना चाहती थी, हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। ईश्वर से भी सवाल करती थी कि किसी के साथ इतना बुरा हो जाए फिर भी उसे इंसाफ न मिले, ये किस तरह का इंसाफ है? क्या उसको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा? उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बच्चे भी उससे ले लिए गए हैं। अब क्या वो जेल में ही मर जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर सजा किसको मिलेगी? दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी शादी हो गई। लेकिन किस्मत से मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े अधिकारी का बेटा था। उनके लिए किसी भी कैदी को जेल से निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे क्या तोहफा चाहिए, तो मैंने कहा कि एक औरत को जेल से निकलवाना चाहती हूँ। शायद ये भी बबीता की किस्मत थी, लेकिन वही बात कि उसके पास रह क्या गया था। लेकिन वो जेल से बाहर आ गई और मैंने उसे अपने ही घर में रख लिया। आज वो मेरे घर में ही रहती है और मेरा घर संभालने में मेरी मदद करती है। ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया है जो पूरा दिन बबीता के पास होता है और वही उसका ख्याल रखती है। मैं उसके लिए इतना ही कर सकती थी। आज भी वो रोती रहती है, उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बस किसी तरह वो खुश रहे। मेरे बेटे का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, शायद इतना ख्याल मैं खुद भी ना रख पाती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।